तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का अंतिम अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। पथिर पंचाली के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। जेठ के बीचों बीच सर्वजया ने मांग जांच कर किसी तरह अपू के जनेऊ की व्यवस्था की। दूसरे का घर था, इसलिए ठाकुर जी के सामने वाले सहन के किनारे डरते डरते अनुष्ठान समाप्त हुआ। ब्राह्मणी मौसी ने लड्डू बनाने में सहायता दी। 2-1 महाराज न्योता जीमने के लिए भी बुलाए गए। बाहर के संभ्रांत व्यक्तियों में बीरू गुमाश्ता और दीनू खजांची थे। जनेऊ का अनुष्ठान समाप्त हो जाने के कुछ ही दिनों बाद अपू अपनी कोठरी में बैठकर लीला की दी हुई मुकुल की एक जिल्द पढ़ रहा था। इतने में खुले दरवाजे से किसी ने प्रवेश किया। अपू को अपनी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं हुआ। बोला, अरे वाह, तुम कब आई? लीला कौतुक और हंसी भरी आंखों से खड़ी थी। अपू बोला, वाह, तुम तो अच्छी रही। कह गई कलकत्ते से सोमवार को आऊंगी, पर कितने सोमवार निकल गए, लौटने का नाम ही नहीं लिया। लीला हंसकर फर्श पर बैठ गई। बोली, आऊँ तो कैसे, स्कूल में भर्ती हो गई हूँ। पिताजी ने भर्ती करा दी। पिताजी की तबीयत खराब है, हम लोग कलकत्ते में ही रहेंगे। कुछ दिनों की छुट्टी है, इसलिए माँ के साथ आई, फिर बुधवार को चली जाऊंगी। अपू के चेहरे की हंसी गायब हो गई। बोला, इसके माने यह हुआ कि तुम अब लोग यहाँ नहीं रहोगी? लीला बोली, तब पिताजी की तबीयत अच्छी हो जाए तो फिर आऊँगी। उसने बाद में फिर मुस्कुरा कर कहा, जरा आँख तो बंद किए रहो। अपू बोला, क्यों, करो ना। अपू ने आंखें बंद कर ली और साथ ही साथ उसके हाथ में कोई एक भारी चीज आ गई। अपू की आंख खुलते ही लीला खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक कार्डबोर्ड पर बक्स उसकी गोद में रखा हुआ था। लीला ने बक्सा खोलकर दिखाया कि धोती चादर का अच्छा सा देसी जोड़ा और रेशम का एक कुर्ता है। लीला ने हंसकर कहा, माँ ने तुम्हारे जनेऊ के लिए दिया है, अच्छा है ना, तुम्हें पसंद है? धोती और चादर, खास करके कुर्ता, कीमती था। ऐसी चीजें काम में लाने की बात तो दूर रही, इस घर में पैर रखने से पहले अपू ने ऐसी चीजें देखी भी नहीं थी। लीला ने अपू के चेहरे की ओर देखकर कहा, महीने भर के अंदर तुम्हारा चेहरा बदल गया और भी बड़े दिख रहे हो। नए ब्राह्मण का जनेऊ देखो जरा, कान छेदने में लगा तो नहीं? मेरे छोटे ममेरे भाई का भी जनेऊ हाल ही में हुआ है, वह तो रो रहा था। एकाएक अपू ने मुकुल की एक जिल्द दिखाकर कहा, तुमने यह कहानी पढ़ी है? लीला, कौन सी, देखो। अपू ने पढ़कर सुनाई। 200-300 वर्ष पहले स्पेन देश का एक जहाज, जो धन तथा रत्नों से पूर्ण था, कहीं डूब गया। बहुतों ने उसकी तलाश की पर पा ना सका। कहाँ जहाज डूबा? अपू ने अभी अभी यह कहानी पढ़कर बहुत आनंद उठाया था। बोला, कोई उसका पता नहीं लगा सका। जानती हो उसमें कितने रुपए थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसमें 50 लाख पाउंड की सोना चांदी थे। 1 पाउंड 13 रुपए का होता है। अब गुना लगा कर देख लो। कहकर उसने खुद ही गुना लगाया और जिस कागज पर गुना लगाया था उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, इतने रुपए। उसने इससे पहले भी यह हिसाब लगाया था। उसका चेहरा एकाएक चमक उठा। बोला, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसी की तलाश में जाऊंगा और देख लेना, उसका पता लगाकर ही दम लूंगा। लीला ने कुछ संदेह के साथ कहा, तुम जाओगे? भला तुम कैसे पता पाओगे कि जहाज कहाँ पर है? यह तो बताओ। यह देखो, लिखा है, यही पार्तो प्लाता के पास के समुद्र गर्भ में। मैं जरूर निकाल लूंगा। यह कहानी पढ़कर उसने सोचा था कि यह अच्छा ही हुआ कि अभी तक कोई इस जहाज का पता नहीं लगा पाया। जो सब लोग सब चीज़ें खोज लेंगे तो उसके लिए क्या रह जाएगा करने को? फिर वह बड़ा होकर क्या करेगा? कहीं उसके बड़े होने तक कोई उसका पता न लगा ले। लीला कम उम्र होने पर भी बड़ी बुद्धिमती है। उसने सोच कर कहा, तुम्हें उनकी तरह जहाज कहाँ मिलने लगा? तुम्हें एक जहाज की ज़रूरत होगी, उतने ही बड़े जहाज की। वह मिल जाएगा, खरीद लूँगा। बड़े होने पर तो मेरे पास रुपए नहीं होंगे क्या? अब की बार शायद लीला को कुछ हद तक विश्वास हो गया। उसने अब इस विषय पर कोई तर्क नहीं छेड़ा। थोड़ी देर बाद बोली, क्या तुम कभी कलकत्ता गए हो? अपू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या बहुत बड़ा शहर है? इससे भी बड़ा। लीला हंसकर बोली, कहाँ राजा भोज, कहाँ भुजुआ तेली। काशी से भी बड़ा। मैंने काशी नहीं देखी, लीला ने कहा। इसके बाद वह अपू को अपने पढ़ाई के कमरे में ले गई। एक कॉपी दिखाकर बोली, देखो तो कैसा फूल का पौधा बना है, ड्राइंग कैसी है? अपू थोड़ी देर बाद बोला, मैं जाकर लेटता हूँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। लीला बोली, ठहरो, मैं सिर दर्द मिटाने का एक मंत्र जानती हूँ। कहकर उसने दोनों हाथ की उंगलियों में उसका माथा ऐसे दबाना शुरू किया कि अपू हंस पड़ा। बोला, गुदगुदी लग रही है।
लीला हंसकर बोली, मेरे बड़े ममेरे भाई को कुश्ती सिखाने के लिए एक पहलवान है, उसी से मैंने यह सीखा है। बहुत अच्छा है ना, ठीक हो गया। थोड़े दिनों बाद लीला और उसकी माँ फिर कलकत्ता चली गई। अपू माँ से कहकर एक छोटे स्कूल में जाने लगा। जिस बड़ी सड़क के किनारे इनका घर था, उससे कुछ दूर चलकर बाईं तरफ छोटी सी गली में एक मंजिले मकान में स्कूल लगता था। 5 एक मास्टर थे, टूटी हुई बेंचें तथा हत्ते टूटी हुई कुर्सियां और कारिख उड़े हुए ब्लैक बोर्ड, कुछ पुराने मानचित्र थे। स्कूल का बस इतना ही सामान था। स्कूल के सामने ही खुली नाली चलती थी। अपू की श्रेणी से खिड़की से झांकने पर बगल के मकान में प्लस्तर उड़ी हुई दीवारें दिखाई पड़ती। वह स्कूल जाते समय देखता कि भंगी नाली सफाई करके बीच बीच में गंदगी का ढेर नाली के ऊपर उठाकर रखता जा रहा है। दिन भर स्कूल के अंदर हवा रुकी सी रहती। पास ही एक पछाई भड़बूजा कच्चा कोयला जलाकर दोपहर के बाद बाहर सुलगाता था, इसलिए कच्चे कोयले के धुएं की पतली सी महक वातावरण में बनी रहती। अपू के सिर में जाने कैसा दर्द होता था, जो स्कूल के बाहर आने तक भी ठीक नहीं होता था। उसे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शहर के ईंट सीमेंट में वह हाफ जाता है, जाने कैसी घुटन होती है। किसी चीज के अभाव के कारण प्राण अकुलाते रहते हैं, पर वह समझ ही नहीं पाता उसे काहे का अभाव है। रास्ते में घास तो बहुत कम है, पेड़ पालो भी यदा कदा दिखाई पड़ जाते हैं। बजरी के रास्ते हैं, पक्की नालियां हैं। 2 मकानों के बीच में जो सांस है, उसमें कूड़ा करकट, गंदा पानी, फटे चिथड़े कागज पड़े रहते हैं। बीच वाले सहन के चारों ओर के कमरों में किराएदार रहते हैं। दरवाजों पर पुराने टाट के पर्दे टंगे हैं। फर्श आंगन से 1 बित्ता से अधिक ऊंचा नहीं है, इसलिए सीलन बनी रहती है। घर के अंदर रोशनी और हवा का कहीं नामो निशान नहीं होता। सहन बुरी तरह गंदा रहता है। सब गृहस्थों ने एक साथ चूल्हे सिलगाए हैं, फिर वही भीनी भीनी महक। कुल मिलाकर अपू को बहुत बुरा लगता है। मन संकुचित हो जाता है। कोई बहुत कहे तो भी देर तक बैठ नहीं पाता। सड़क पर आकर कुछ अच्छा लगता है। फिर घर लौटकर वही रुकापन, बल्कि और ज़्यादा। यहाँ तो ईंट सीमेंट और संगमरमर से चारों तरफ, यहाँ तक कि सहन भी बंधा हुआ है। अपू को मिट्टी देखे बिना चैन नहीं पड़ता। और यहाँ भला मिट्टी कहाँ, यहाँ जो मिट्टी है भी, वह भी दूसरे ढंग की। और जिस मिट्टी से उसका परिचय है, वह मिट्टी ही नहीं यहाँ। इसके अलावा यह चलने फिरने की स्वतंत्रता कहाँ है। हर समय चोर सा बनकर रहना पड़ता है। पता नहीं कब कौन क्या कह देगा। ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते, डर मालूम होता है। किसी दिन अपू जमींदारी के दफ्तर में जाकर देखता है कि बूढ़ा खजांची लोहे की सीखचों के पिंजरे में अंधेरे के अंदर बैठा रहता है। बहुत सी बंधी हुई बहियां एक तरफ इकट्ठी रखी हुई हैं। एक बूढ़ा लकड़ी का छोटा सा बक्सा सामने रखकर दिन भर एक बुरी तरह मैले तकिए पर ढोक लगाए बैठा रहता है। उस कमरे में इतना अंधेरा है कि दिन में भी तेल का एक छोटा सा दिया जलता है। गिरीश गुमाश्ता जमा के विभाग में बैठता है। नीचे तख्त पर मैली चादर बिछी है और चारों ओर दोनों कोने पर कपड़े की जिल्द में बंधी हुई भैयाँ रखी हैं। उस कमरे में खजांची की तरह अंधेरा नहीं है। उसमें 2-3 खिड़कियां भी हैं कमरे में, पर तख्त के नीचे जला हुआ तंबाकू और फटे कपड़े हैं। शहतीरों पर मकड़ी के जाले और मिट्टी के तेल के दिए से बनी कालिक लगी है। इसमें बीरू चिल्लाकर कहता है, रामदयाल जी देखो तो पिछले साल बाजे वालों के खाते में कितना खर्च आया था। तो अपू के मन में पता नहीं फिर से क्यों तृष्णा सी जगती है। सवेरे का समय था। अपू ने फाटक पर आकर देखा कि बच्चों की गाड़ी लेकर लड़के खेल रहे हैं। वह भी अभी तैयार होकर आई है। डंडा लगी हुई लोहे की कुर्सी है, चमड़े की गद्दी है, बड़े बड़े पहिए हैं, देखने में सुंदर चमाचम। वह पास ही खड़ा देख रहा था कि रमेन बोला, अरे आकर जरा धक्का तो लगा। जब से ये गाड़ी आई तब से मनी मन अपू को लोभ था। वह खुश होकर बोला, मैं ढकेल रहा हूँ, पर मुझे एक बार चढ़ने तो दोगे ना। रमेन, अच्छा देखा जाएगा, अभी जोर से धक्का दे। थोड़ी देर तक खेलने के बाद एकाएक रमेन ने कहा, अच्छा अब ख़त्म करो, फिर होगा। इसके बाद वे लोग गाड़ी लेकर चले जाने लगे। यह देखकर अपू बोला, मैं जरा चढ़ूंगा नहीं। रमेन, चल इस जून चढ़ना नहीं हो सकता, ज़्यादा चढ़ने से गाड़ी टूट जाएगी। चल देखेंगे, उस जून देखा जाएगा। शोभ के मारे अपू की आंखों में आंसू आ गए। वह इतनी देर तक इस आशा से धक्के लगाता रहा कि चढ़ने में उसकी बारी आएगी। बोला, वाह, आपने तो वादा किया था कि मुझे मेरी बारी पर चढ़ने देंगे। मैंने सबकी बारी पर गाड़ी ढकेली। उस दिन भी आप लोगों ने ऐसा ही किया। यह तो कोई अच्छी बात है। रमेन बोला, तो कौन तेरे पैरों पड़ने गया था कि गाड़ी ढकेल? तुझे किसने गाड़ी चढ़ने को कहा? गाड़ी खरीदने में पैसा नहीं लगता क्या? अपू बोला, आपने ही तो कहा। संतू ने कहा, धक्के लगाते लगाते मेरे हाथों में फफूले पड़ गए
और आपने बिल्कुल वादा खिलाफी की। यह अच्छा है। रमेश तैश आकर बोला, चल मैंने नहीं कहा। संतु, ओह जुजू कहकर उसने हाथ से जुजू बनाया। अचानक बड़े बाबू के लड़के टेबू ने उसके गले में हाथ डालकर धक्का देते हुए कहा, चल चल, नहीं चढ़ाएंगे हमारी खुशी, तू अपनी कोठरी की तरफ जा, यहाँ क्यों खेलने आता है। टेबू अपू से कम उम्र का था, इसलिए संभव है उसके द्वारा किए हुए अपमान के कारण या बाकी लोगों के व्यंग्यों के कारण अपू का दिमाग काबू में नहीं रहा। उसने झटका देकर गला छुड़ाते हुए टेबू को एक धक्का मारा और नतीजा यह हुआ कि टेबू चक्कर खाता हुआ दीवार से जाकर टकराया। उसका माथा दीवार से लग गया और साथ ही साथ कुछ खून भी आ गया और वह चीख कर रोने लगा। नौकर चाकर दौड़ते हुए आए। खान सामा दरबान दौड़े। ऊपर की बैठक में बड़े बाबू सवेरे सवेरे कचहरी कर रहे थे। वे भी दल बल सहित नीचे उतर आए। हर तरफ से लोग पानी का लोटा, पंखा, पट्टी लेकर दौड़ पड़े और कोहराम मच गया। जरा गड़बड़ कम होने पर बड़े बाबू ने कहा, देखो किसने मारा है, वह कहाँ है। राम निहोरा सिंह ने दरबान ने ढकेलते हुए अपू को बड़े बाबू के सामने कर दिया। बड़े बाबू बोले, यह कौन है। यह तो वही काशी से आई हुई महाराजीन का लड़का है ना। गिरीश सरकार आगे बढ़ते हुए बोला, बहुत बुरा लड़का और बदतमीज, इतना कि उस दिन जब नाटक हो रहा था तो यह जाकर सबके सामने बाबुओं की जगह पर डट गया। मैंने हट जाने के लिए कहा तो मुझसे लगा उलझने। फिर उस दिन देखा कि सेठों के मकान के मोड़ पर यह लाल कुर्ता पहनकर बड़सोई पीते हुए आ रहा है। इसी उम्र में एकदम सारे गुना गए। बड़े बाबू ने रमीन से कहा, आज सवेरे तुम लोगों का मास्टर नहीं आया, पढ़ना लिखना चूल्हे में गया और यह हो रहा है। चल कोई जरा मेरी बेत तो ले आओ, इसके साथ खेलने के लिए किसने तुम लोगों से कहा। रमीन रुआसा होकर बोला, वही हम लोगों के साथ खेलने आता है, हम लोग कब उससे खेलते हैं। बल्कि संतू से पूछिए, यह आपकी वह तस्वीर वाली अंग्रेजी मैगजीन की तस्वीरें देखना चाहता है। बड़ी बैठक में घुसकर चीज़ों को उलट पुलट कर देखता है। अब अपू की बारी थी। बड़े बाबू ने कहा, इधर आओ, तुमने टेबू को क्यों मारा। डर के मारे इसके पहले ही अपू की घिंगी सी बंद गई थी। उसने क्रोध में आकर टेबू को धक्का जरूर दिया था, पर वह क्या जानता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने किसी तरह लड़खड़ाई हुई जबान से कहा, टेबू ने पहले मुझे बड़े बाबू ने बात खत्म नहीं करने दी। बोले, जानते हो टेबू की उम्र तुम्हारी और तुम्हारी कितनी है। जो अपू को ढंग से अपनी बात कहते बनता तो वह कहता कि टेबू की उम्र कुछ कम होने पर भी वह अपू के ताऊजी नीलमणि राय से भी ज़्यादा खुर्राट है। यह कहा जा सकता है कि टेबू और इस घर के सब लड़के बिना कारण उसे पूर्व बंगाली कहकर चिढ़ाया करते हैं, अंगूठा दिखलाते हैं तथा पीछे से सिर पर गट्टा मारते हैं। उसका अपराध बस इतना ही है कि वह खेलने आता है। पर इस समय सारे आंगन में भीड़ जमा हो चुकी थी। विशेषकर बड़े बाबू के साथ बात करते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वह केवल इतना ही कह सका, टेबू भी मुझको फिजूल में मुझे आकर। बड़े बाबू ने गरजते हुए बोला, स्टूपिड, छोटे मुंह बड़ी बात, किसने तुझे इन लोगों से मिलने जुलने को कहा है। जरा बेत तो ला, आगे बढ़कर आओ, नहीं तो। लब से एक बेत उस पर पड़ा तो उसने विस्मय के साथ बड़े बाबू और उनके फिर से उठे बेत की तरफ देखा। इससे पहले उस पर कभी मार नहीं पड़ी थी, यहाँ तक कि पिताजी ने भी उस पर हाथ नहीं छोड़ा था। उसका विभ्रांत मन जैसे पहले मार खाने के सत्य को ग्रहण नहीं कर पाया। बाद में उसने अपने अनजान में मार रोकने के लिए हाथ उठा दिया, पर इससे मार रुकी नहीं और बेत पड़ती रही। लप लप की आवाज़ सुनकर टेबू को भी माथे का दर्द भूलकर इधर देखना पड़ा। महाराजिन का लड़का फिर कहीं सिर पर ना चढ़े, इस दृष्टि से बड़े बाबू ने उसे अच्छी शिक्षा दी। दूसरी बेत होती तो टूट जाती, पर यह बेत शायद बहुत कीमती थी। बड़े बाबू को सुस्ताकर बोले, आवारा छोकरा, आज से तुझे चेतावनी दिए देता हूँ। फिर मैंने सुना कि तुम इस घर के किसी लड़के के साथ मिले तो मैं फौरन कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। कहकर किसी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए धीरेन बाबू, माँ विधवा है, मैनेजर सतीश बाबू काशी से ले आए, सोचा कि अपनी बिरादरी की औरत है, पड़ी रहे, पर माँ तो रसोई करती है और यह रंगीन कुर्ता पहनकर चुरुट पीता फिरता है। धीरेन बाबू बोले, यह सब तो ऐसे ही होता है, इसके बाद कोकीन खाएगा, माँ का बक्सा तोड़ेगा, यही नियम तो है। और फिर ठहरा बनारस का। घर के अंदर सब बातें नहीं पहुंचती, पर सर्वजया को अपू पर मार पड़ने की बात मालूम हो गई। लोगों ने जरा नमक मिर्च लगाकर कहा। मालकिन बोली, जो इस तरह गुंडा हो तो भाई फिर क्या किया जाए। सर्वजया ने रोटी घर से आकर देखा अपू स्कूल चला गया है। माँ से कुछ नहीं बोला। वह माँ को कभी यह सब बातें नहीं बताता। क्रोध दुख शोभ के मारे सर्वजया को गश सा आने लगा। सारे शरीर से जैसे अंगारे छूटने लगे। वह कोठरी में न रह पाकर बाहर के संकरे बरामदे में आकर खड़ी हो गई।
उसके अपू के बदन पर हाथ उठाना। वह तो अभी तक कहता रहता है, माँ जब तुम रसोई घर में सीढ़ी चढ़कर आओगी तो मैं एक दिन रात को तुम्हें डर दिखलाऊंगा। भला इस अपू को अकल ही कितनी है। पता नहीं कितनी लगी थी वहाँ, किसने उसको तसल्ली दी होगी, किसने उसका रोना सुना होगा। सर्वजया के अंदर से दुख फूट पड़ने लगा। रात अंधेरी थी, आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे। अस्तबल की छत के पास आंवले के पेड़ की डालों पर हवा टकरा रही थी। सहन के कोने में बने हुए लोहे के फूटे हौज के पास बैठकर रोने के मारे उसका सारा शरीर कांपने लगा। ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, वह मेरे दुलार की वस्तु है। तुम तो जानते हो कि वह एक घड़ी के लिए भी आंख से ओझल हो जाए तो बेचैन हो जाती हूँ। जो कुछ सजा देनी है मुझे देना, उसे कुछ ना कहना। मेरा दिल फटा जा रहा है, मैं सह नहीं सकूंगी। आज कुछ जल्दी अप्पू के स्कूल की छुट्टी हो गई। श्रेणी के लड़कों ने कहा अप्पू को उनके फुटबॉल में रेफरी बनना पड़ेगा। अप्पू बहुत खुश हुआ। इस शहर में आने से पहले उसने कभी फुटबॉल देखी भी नहीं थी। वह अच्छा खिलाड़ी भी नहीं है, फिर भी श्रेणी के लड़के उसी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और अक्सर उसे रेफरी करने के लिए भी कहते हैं। उसने कहा, मैं घर से वह बड़ी सीटी ले जाऊं, बक्स में रखी है। मैं ठीक 4 बजे उस खेल के मैदान पर पहुंच जाऊंगा। रास्ते में चलते चलते अप्पू को सवेरे की बात याद आई। आज दिन भर वह यही बात सोचता रहा। इसमें संदेह नहीं कि बीड़ी पीते पीते वह गिरीश सरकार से टकरा गया था, पर वह रोज बड़साई थोड़े ही पीता है। उस दिन मजली बहुरानी का दिया हुआ लाल कुर्ता पहनकर स्कूल से लौटते हुए उसके दिमाग में यह बात आई कि बाबू लोग इस तरह का कुर्ता पहनकर कैसे पीते हैं, इसलिए वह भी पिएगा। इसलिए उसने नाश्ते के पैसे से बरसाई खरीद ली थी। पर निश्चिंतपुर में जिस दिन उसने चोरी से चुरूट पिया था, तब भी उसे चुरूट पसंद नहीं आया था और उस दिन भी नहीं आया। उसके मन में यह बात आई थी कि इससे तो 1 पैसे के चने ले लेता तो पेट भरता। यह भी कोई पीने की चीज़ है? गिरीश सरकार को यह सब कुछ नहीं मालूम, फिर भी उल्टा सीधा बक गया। खैरियत यह है कि लीला यहाँ नहीं है, होती तो बड़ी लज्जा की बात होती। शायद माँ को भी पता नहीं लगा। माँ को पता न लग जाए इसलिए वह जल्दी से स्कूल चला आया था। लीला कितने दिनों से यहाँ नहीं आई, पर साल गई तब से नहीं आई। अब आएगी भी तो उससे बात करेगी थोड़ी। घर लौटते समय फाटक के पास आकर उसने सुना कि ऊपर की बैठक में ग्रामोफोन बज रहा है। यह आवाज़ कान में जाते ही वह खुशी भरे उत्सुक नेत्रों से 2 मंजिले के जंगले के नीचे वाली सड़क पर खड़ा हो गया। रास्ते से गाने के सारे शब्द अच्छी तरह सुनाई नहीं पड़ते, पर सुर बड़ा मोहक था। सुनते सुनते वह स्कूल, खेल, रेफरीगिरी, उस जून की मार, सारी बातें भूल गया। गाने सुनते ही उसका मन जाने कहाँ की उड़ान भरने लगता है। जब वह निश्चिंतपुर में नदी के किनारे टहलने जाया करता था तो कई बार देखता कि उस पार के सरपत के मैदान में सेमर के छोटे छोटे लाल फूलों से भरे हुए हैं। उनके पीछे ना जाने कितनी दूर नीले आकाश का चित्र फैला हुआ है। कोई जैसे उसे पुकारता है, ना जाने कितनी दूर से कोई परिचित स्वर में पुकारता है, ओपू ओपू। इस पर उसका मन खुशी के मारे कह उठता है, आता हूँ। जब वह अपनी कोठरी में लौटा तो माँ ने पूछा, क्या बताया, आज तू रोज से कुछ जल्दी आया है? अपू बोला, ऊपर की श्रेणी के लड़कों ने गेंद बल्ले के खेल में विजय पाई है, इसलिए हाफ स्कूल रहा। माँ बोली, आ इधर बैठ। इसके बाद कुछ देर तक बेटे के शरीर पर हाथ फेरने के बाद हिचकिचाहट के साथ बोली, मैंने सुना उन लोगों ने तुझे बुलाकर किसी बात पर डांटा था। टेबू को कुछ लगा था, इसलिए बड़े बाबू ने बुलाकर, क्या नाम है? डांटा वाटा तो नहीं? नहीं। कुछ देर तक माँ चुप रही। एक बात सोच रही हूँ, यहाँ से चल क्यों ना दिया जाए? उसने आश्चर्य के साथ माँ के चेहरे की तरफ देखा, फिर एकाएक खुश होकर बोला, कहाँ चलोगी माँ? निश्चिंतपुर। अच्छी बात है, मैं वही पुरोहितगिरी करूँगा। अब जनेऊ तो हो ही चुका है, अपनी जन्मभूमि में बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ नहीं रहूँगा। सर्वजया बोली, 2 साल से तो यही बात सोच रही हूँ। कह तो रहा है कि वहाँ चलूँगा, पर वहाँ अब क्या रह गया है? घर है सो उस पर से 3 वर्षाएँ निकल गईं। अब उसमें क्या बचा होगा? बाबा आदम के ज़माने का मकान है, कुछ धान वाली ज़मीन थी, पर वह भी तो लौटूँ तो वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। वहाँ जाना माने दुश्मनों को हंसने का मौका देना है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, अच्छा एक काम किया जाए, चल हम लोग काशी चलें। कोई खास फैसला ना हो सका। अभी तक माँ ने खाना नहीं खाया था। वह नहाकर फिर रसोई घर में चली गई। अपू के मन में एक बात आई कि उसका गला अच्छा है, दीदी भी कहती थी, और नौटंकी के दोस्त लोग भी ऐसा ही बताते थे। जो वह किसी नौटंकी के दल में शामिल हो जाए तो उसे ले लेंगे। यहाँ माँ को बड़ी तकलीफ है, वह यहाँ से माँ को ले जाएगा। कितनी तेज गर्मी है।
रसोई घर की चिमनी से घूम घूम कर धुआं ऊपर को उठ रहा है। कार्निस पर धूप बनी है। अभी से कोठरी के अंदर अंधेरा हो गया। अस्तबल में मेहताब साइस हिंदी में कुछ बड़बड़ा रहा है। पत्थर वाले फर्श पर घोड़ों के खुरों के टाप से खटपट आवाज आ रही है। नाली की वही महक। उसके सिर में इतना दर्द है कि मानो सिर फटा जा रहा है। उसने सोचा जरा सो लूं, इसके बाद उठकर खेल के मैदान में चलूंगा। अभी तो सिर्फ 3 बजे। धूप बड़ी तेज है। बिस्तर पर लेटे लेटे एक बात बराबर उसके मन में आने लगी। अब तक उसने इस बात को इस रूप में सोचा नहीं था। इतने दिनों तक उसके मन के किसी अस्पष्ट कोने में यह विचार बराबर स्पष्ट रूप से बना रहता कि कुछ भी ना होगा तो वे गांव लौट सकते हैं। यद्यपि जब वहां से चले थे तब लौटने का ना तो कोई विचार था ना ही कोई बातचीत। फिर भी वह मोह बराबर किसी न किसी रूप में बना ही रहा। पर आज सारी बातों से, विशेषकर माँ और बड़े बाबू की बात से, उसकी निराश्रयता तथा ग्रहहीनता की बात स्पष्ट हो गई। क्या वे कभी फिर गांव नहीं लौट सकते? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यह प्रवास का, यह ग्रीस सरकार का इस प्रकार चोर की तरह हर समय दुबके रहना, इससे तो अच्छा है कि माँ और बेटा एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते पे निकल पड़े। जीवन में सब कुछ गया, पर क्या यही लोग चिर स्थायी रहेंगे? अस्तबल में 2 साइसों में झगड़ा हो रहा था। रसोई घर की छत पर भात के लोभ में कौवों के झुंड इकट्ठे थे। थोड़ी देर बाद उसके मन में यह बात आई कि वह एक ही बात को बड़ी देर से सोच रहा है। अस्तबल में घोड़ों के खुरों की टपटप बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह मिट्टी के अंदर कहीं समा रहा है, मिट्टी के बहुत नीचे। ऐसा लग रहा था कोई नीचे से खींच रहा है। अच्छा आराम मिल रहा है। सिर का दर्द जाता रहा। अच्छा आराम था। ओह, कैसी चिलचिलाती हुई धूप है। दीदी भी अजीब लड़की है। इतनी धूप में कहीं वन भोजन होता है? उसने कहा। दीदी लेट जा, कहीं इतनी धूप में वन भोजन होता है? रानी दीदी पास ही बैठकर जाने क्या क्या कहती जा रही है। रानी दीदी की बड़बड़ाती हुई बड़ी बड़ी अभिमान से भरी आंखें। क्या करे, निश्चिंतपुर में उनकी गुजर जो नहीं होती। यह रानी दीदी है या लीला है? हारान चाचा बांस की बांसुरी बेचने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बजाता है। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं बांसुरी खरीदूंगा, 1 पैसा दो ना। उसके पिता उसके बड़े बड़े बालों को कान पर से हटाते हुए दुलार के साथ बोले, तेरी कहानी अच्छी बनी है, छपने पर मुझे दिखाना बेटा। उसने कहा, पिताजी कोकीन क्या है? गिरीश सरकार ने कहा है कि मैं कोकीन खाऊंगा। पिताजी के गले में कमल गट्टे की माला है, बिल्कुल कथावाचक महोदय की तरह। उनके स्टेशन का नाम है माझेर पाड़ा। लकड़ी की बड़ी सी तख्ती पर लिखा है माझेर पाड़ा। भारी पोटली पीठ पे लटकाकर आगे आगे चल रहा है। माँ उसके पीछे है। उसने लाल कुर्ता पहन रखा है। रास्ते में हर जगह सुंदर छाया है। आकाश में संध्या तारा का उदय हुआ है। हवा के बरगद के पके फल की महक फैल रही है। निश्चिंतपुर का रास्ता खत्म नहीं होने आ रहा। वह चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। वह और उसकी माँ। इस रास्ते में वह अकेले कभी नहीं आया। वह रास्ता पहचान ही नहीं पा रहा। ओ दराती वाले चाचा, जरा निश्चिंतपुर का रास्ता तो बता दो। जसड़ा निश्चिंतपुर उस पार है क्या? उसकी माँ ने कोठरी में प्रवेश करते हुए कहा। अरे अपू उठ, दिन बिल्कुल ढल गया। तूने कहा था कि कहीं खेलने जाऊंगा, उठ उठ। माँ की पुकार पर हड़बड़ाकर बिस्तरे पर उठ बैठा। चारों तरफ ताक कर बोला, अरे दिन एकाएक ढल गया, धूप बहुत ऊंचे पहुंच गई है। माँ बोली, तूने कहा कि कहीं खेलने जाना है तो गया नहीं? बेटाइम कितनी देर तक सो गया तू? तेरी वह सीटी निकाल दूँ? माँ ने बक्से से निकालकर सीटी रख दी, पर उसने रेफरीगिरी करने का कोई उत्साह नहीं दिखलाया। कोठरी के अंदर तो अंधेरा हो गया था। वह उठकर जंगले के पास अन्य मनसक होकर चुपचाप खड़ा बाहर देखता रहा। दिन बिल्कुल नहीं गया था। कितनी असहनीय उमस थी। अस्तबल की नाली की बदबू जैसे और बढ़ गई। फाटक के पास घंटे में टन टन से 6 बजे। अस्तबल के ऊपर जो आकाश है उसके पार पूरब की तरफ उसका प्रिय निश्चिंतपुर है। निश्चिंतपुर देखे हुए कितने दिन हो गए? 3 साल। वह जानता है कि निश्चिंतपुर उसे दिन रात हर समय पुकारता है। शखारी तालाब उसे पुकारता है। बांस की झाड़ियाँ उसे बुलाती हैं। सोना डांगा का मैदान उसे पुकारता है। कदम तले का साहब घाट उसे पुकारता है। देवी मंदिर उसे पुकारता है। जली हुई जमीन पर के नींबू के फूल की मीठी महक में, सहजन की छाया में वह फिर कब फिरेगा? फिर कब वह उनके मकान के किनारे की शिरीष और सप्तपर्ण के जंगल में चहचहाना सुनेगा? इन दिनों उसकी प्यारी इच्छामती में वर्षा का पानी आने लगा। पनघट के रास्ते में सेमर के नीचे पानी आ गया होगा। शायद उनके गांव के घाट पर कुछ की झाड़ियों के बगल में राजू चाचा, जैसी कि उनकी आदत है, इस समय बेवक्त नहाने आए होंगे। चालता पोता के मोड़ पर नए कसाड़ के जंगल के किनारे किनारे अक्रूर मल्ला मछली पकड़ने के लिए
द्वाड़ा तैयार कर रहा होगा। आज तो वहाँ हाट का दिन है। ननद तालाब के उस बरगद के पीछे क्षितिज की गोद में रंगीन आग के झाग की तरह सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे होंगे और उसी के नीचे की पगडंडी से गांव के लड़के पटू, नीलू, तीनू, भोला सब हाट के सौदा लेकर लौट रहे होंगे। इतनी देर में उन लोगों के जंगल से घिरे मकान के आंगन में घनी छाया पड़ रही होगी। चिड़िया चहचहा रही होंगी। थोड़ी देर बाद उसके घर घूरे पर संध्या का अंधकार छाएगा, पर संध्या हो जाने पर भी कोई दिया नहीं जलाएगा। घूम घूम कर हर कमरे में दिया नहीं दिखाएगा, कहानियां नहीं कहेगा। सुनसान घरघुरे के आंगन में जो काले बादल की तरह जंगल छा गया होगा, उसमें झिंगुर बोलेगा। रात अधिक होने पर पीछे के घने जंगल में गुलर के पेड़ पर खूसट की बोली सुनाई पड़ेगी। कोई भूलकर भी उस तरफ नहीं जाएगा। माँ का लगाया हुआ वह नींबू का पौधा गहरे जंगल में खो जाएगा। कोई उसकी बात भी नहीं जानेगा। करेमा के फूल लगकर फिर अपने आप झड़ जाएंगे। जंगल के किनारे वह अपूर्व माया से भरी शामें हमेशा के लिए झूठ मूठ आती जाती रही होंगी। उस दिन इतने लोगों के सामने वह बिना किसी कसूर के मारा गया था, फिर भी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपके। पर अब निर्जन कोठरी के जंगले पर अकेले खड़े रहकर वह बुरी तरह रोने लगा। जब उसके उमड़ते हुए आंसू उसके सुंदर कपोलों पर से होते हुए बहने लगे, तब उसने आंख पहुँचते हुए उठाकर व्याकुल स्वर में कहा, हे भगवान, तुम ऐसा करना कि हम लोग फिर से निश्चिंतपुर लौट जाएं, नहीं तो हम जी नहीं सकते। हे भगवान, हम तुम्हारे पैरों पड़ते हैं। पथ के देवता प्रसन्न होकर हंसते हुए बोले, मूर्ख लड़के, तेरे पथ का अभी तेरे गांव के बांस की झाड़ी में डाकुओं वाले बरगद के नीचे या सेवार घाट में अंत कहाँ हुआ? सोना डांगा मैदान से आगे इच्छामती पार करके कमल के फूलों से भरे मधुखाली वाले गड़े को बगल में रखकर वेत्रवती के खेवे से आगे चलकर तेरा रास्ता आगे की और सिर्फ आगे की ओर चला गया, पीछे मुड़कर जाने का नहीं। दिन रात पार करते हुए, जन्म मृत्यु पार करते हुए, महीना वर्ष मयंतर महायुग पार करते हुए रास्ता चला ही गया है। तुम्हारे सुंदर जीवन स्वपन पर सेवार और फफूंद लग जाते हैं, फिर भी रास्ते का कोई अंत नहीं। वह आगे ही चलते रहना पड़ेगा। उसकी शाश्वत वीणा की रागनी को केवल अनंत काल और अनंत आकाश सुनते हैं। उसी रास्ते की विचित्र आनंद यात्रा का अदृश्य तिलक तेरे माथे पर लगाकर ही तो हमने तेरा घर छुड़ा दिया। चलो आगे चले।